नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और आप देख रहे हैं खबर फास्ट की एक खास चर्चा जिसमें हम बात करेंगे कि राजधानी में तो खतरा है लेकिन देश का क्या हाल है। राजधानी में खतरा कुछ इस तरह से है कि कल खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आने वाले समय में करीब अगर जुलाई की अगर बात की जाए तो अंत जुलाई में 5.5 लाख के पार जो केसेस हैं दिल्ली में वो पहुंच जाएंगे। अब ऐसे में लोगों को ये डर सता रहा है, जब राजधानी का ये हाल होने वाला है तो पूरे देश के हालात क्या होंगे। और उसके साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आईसीएमआर ने 1 जून को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम रोजाना 1 लाख टेस्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। 1 लाख टेस्ट कराए भी गए पिछले 24 घंटे में, यानी कि मई के आखिरी दिन। लेकिन अब तक 38 लाख से ही ज्यादा सिर्फ जो टेस्ट है वो हो पाए हैं। अब पूरे देश की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो पूरे देश की जनसंख्या जो 130 करोड़ के पार है, उनमें से सिर्फ 38 लाख से ज्यादा लोगों के टेस्ट होना और उनमें से जो आंकड़े हैं वो भी आप सभी जानते हैं, 2,77,000 अब जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है उसके पार पहुंच चुकी है। कई मौतें हो चुकी हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन देखिए, डर सभी को सता रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हम पहले से ही कहां पर स्टैंड करते हैं वो सभी जानते हैं, लेकिन कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक होने वालों की अगर दर की बात करें तो वो लगभग 50% तो है, लेकिन बहुत सारे लोगों की जान जाने के बाद अब लोगों को अपने ऊपर खतरा मंडराने लगा है। सब कुछ खुल गया है, मॉल, रेस्टोरेंट्स, धार्मिक स्थल, लोग काम पर जाने लगे हैं, लेकिन डर सता रहा है। और इसी डर के साथ आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आगे के लिए अब हमें कहां पहुंचना है, अब हमें क्या करना है और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हम क्या ठान लें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इलाज नहीं मिलने से जान चली गई है। बहुत सारे ऐसे लोग निकलकर सामने आ रहे हैं। इंतजार इसी चीज का होगा कि आगे की तैयारियों को लेकर केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वो कोई भी सरकार हो, वो क्या तैयारियां करके बैठी है। कहीं ऐसा ना हो कि जो अनलॉक किया है, जो लॉकडाउन खत्म किया है, वो फेल ना साबित हो जाए। इसीलिए आज चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं कि आखिर आंकड़ों के हिसाब से हम इस वक्त कहां पहुंचे हुए हैं। तो देश का हाल अगर देखें तो कुल आंकड़े जो है वो 2,75,000 बताए जा रहे हैं। कुल मौतें 7,719 और ठीक हुए लोगों की जो संख्या वो 1,34,000 है। वहीं अगर राज्यों के हिसाब से देखें तो देश के किन राज्यों में संक्रमण ज्यादा है, तो सबसे पहले महाराष्ट्र, जहां पर 82,000 के पार आंकड़े हैं। ठीक हुए लोग 37,000 के पार हैं, यानी कि 37,390 और 2,969 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है 34,914 केसेस के साथ। ठीक हुए लोग 18,325 हैं और 307 मौतें हुई हैं। दिल्ली में 31,309 केस अब तक सामने आ चुके हैं। 11,861 लोग इनमें से ठीक हो चुके हैं और 905 लोगों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु भले ही दूसरे नंबर पर हो, लेकिन मौतों के हिसाब से दिल्ली दूसरे नंबर पर इस वक्त दिखाई दे रही है। वहीं अगर गुजरात की बात करें और गुजरात में भी मौतों का जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा है, यहां तक कि दिल्ली से भी ज्यादा है। कुल आंकड़े 19,592 यहां पर हैं। ठीक हुए लोग 13,316 हैं और 1,219 लोगों की जान गई है। राजस्थान में 10,331 लोग फिलहाल संक्रमित हैं। 7,501 लोग इनमें से ठीक हुए हैं और 231 लोगों की जान गई है। वहीं उत्तर प्रदेश 9,733 मामलों के साथ अभी तक जो उसमें से 5,648 लोग हैं वो ठीक हुए हैं। 275 लोगों की इसमें जान जा चुकी है। तो किन राज्यों में सबसे ज्यादा संक्रमण है वो हम आपको बता रहे हैं। देश के राज्यों में प्रति डॉक्टर कितने मरीज हैं ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। महाराष्ट्र में 16,996 लोगों पर एक डॉक्टर है। दिल्ली में 2,203 मरीजों पर एक डॉक्टर है। मध्य प्रदेश में 17,192 जो मरीज हैं उन पर एक डॉक्टर है। बिहार में 29,391 मरीजों पर प्रति डॉक्टर, ये सबसे बड़ी चिंता की जो बात लगती है। यूपी में 19,962 लोगों पर एक डॉक्टर है। झारखंड में 18,518 मरीजों पर एक डॉक्टर। मणिपुर में 2,358 लोगों पर एक डॉक्टर और पुडुचेरी में 2,384 लोगों पर एक डॉक्टर है। और हम आने वाले समय के खतरे को इन्हीं तमाम आंकड़ों से समझ सकते हैं कि आखिर अब हमें क्या करना होगा। हमारे साथ कई मेहमान आज जुड़ेंगे। हम सवाल करने की कोशिश करेंगे कि राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकार हो, आगे के लिए क्या प्लान बना रही है। अर्थव्यवस्था को खास तौर पर पटरी पर लाने के लिए तमाम चीजें खोली तो गई, अब
एम्स के डायरेक्टर खुद ये कह चुके हैं। रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि हम ये जानते हैं कि कई राज्यों में, कई शहरों में अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है, लेकिन कल दिल्ली में ये बात नहीं मानी गई, खासतौर पर केंद्र के प्रतिनिधियों की ओर से। कब कब आंकड़े बढ़ने की संभावना है? कोरोना के आंकड़ों पर केजरीवाल ने भी आज अपनी बात रखी। 15 जून तक दिल्ली में 44,000 केस संभव होंगे, ये उन्होंने कहा है, और 30 जून तक 1 लाख तक जो केसेस हैं वो पहुंच सकते हैं। साथ ही 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे, और जुलाई के अंत की अगर बात करें यानी कि 31 जुलाई तक, तो ये 5.5 लाख से भी ज्यादा होंगे। तो इन्हीं तमाम चीजों को लेकर, इसी खतरे को लेकर, और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के खतरे को लेकर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर रोहित भयाना से मैं बात करूंगी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। रोहित भयाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जब दिल्ली पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है तो देश का क्या हाल होगा? इसको लेकर आम लोगों में बहुत डर है इस वक्त, क्या कहेंगे आप? देखिए प्रिया जी, जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण तो है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड नहीं है। अगर आप पुराने इंटरव्यूज के रिकॉर्डिंग्स को देखें तो मैंने कई बार आपके टीवी पे ये बात कही है कि ऐसी स्थिति आने वाली है, और इवन मार्च से मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को कह रहा हूं कि हमें ऐसी स्थिति के लिए आज से तैयारियां शुरू करनी पड़ेंगी। ऑफ कोर्स मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख प्रतीत हो रहा है कि हमारी तैयारियां केंद्र या प्रदेश के लेवल पे वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। हम बेहतर कर सकते थे इस पे, लेकिन इस समय जहां है वहां है। ये एक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये सच्चाई है कि जो है हमारे सामने है। रोहित भयाना जी, एक सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में ये भी उठता है कि क्या सिर्फ हम डेथ को देखकर, क्योंकि हमारे यहाँ मौतों का जो आंकड़ा है वो कम नजर आता है बाकी देशों के हिसाब से, रिकवरी रेट काफी ज्यादा नजर आता है बाकी देशों के हिसाब से, क्या इसी के हिसाब से हम ये बस इसको ही कहते रह जाएं? क्या हमें आगे के लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए कि आगे और कुछ भी हो सकती है स्थिति खराब? जी प्रिया जी, आपका सोचना बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, यहाँ 2 बातें हैं जो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। जब भी हम डेथ्स का डेटा कलेक्ट करते हैं तो बहुत कुछ इस बात पे निर्भर कर रहा है कि हम क्या डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। एक तरफ तो ये डेटा कहा जा सकता है कि जी हमारे जो कोरोना से सर्टिफाइड पेशेंट्स थे उनकी डेथ हुई, तो इसलिए कोरोना की डेथ इतनी है, या जिन पे कोरोना का टेस्ट हुआ था और पॉजिटिव थे और उनके डेथ सर्टिफिकेट में कॉज ऑफ डेथ में कोरोना मेंशन है, वो कोरोना की डेथ है। एक तो तरीका ये होता है। अगर आप केवल इस तरीके को लेकर चलेंगे तो हिंदुस्तान तो बहुत ही अच्छी स्थिति में है कि हमारे यहाँ तो कोई डेथ है ही नहीं। ऑफ कोर्स है, 7,500 8,000 डेथ हो चुकी हैं, पर वो सिर्फ सर्टिफाइड डेथ हैं जो इस डेटा को जिस तरह से हम कलेक्ट कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल शुरू से ये बात कही है आपके चैनल पे भी और बाकी सब जगह भी कि ये एक गलत तरीका है डेटा कलेक्शन का जी। इवन इस चीज को ब्रिटेन ने भी काफी लेट रियलाइज किया, ब्रिटेन, स्पेन, इटली वगैरह सब कंट्रीज ने, कि अगर हम ये तरीका रियलाइज करते हैं तो हम गलती से डेथ्स को मैसिवली अंडर रिपोर्ट करेंगे। हिंदुस्तान अभी उस फेज में है जहां हम डेथ्स को अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं कर रहे, गलती से कर रहे हैं। जो उन्होंने करेक्शंस अप्लाई की हैं अब यूरोपियन कंट्रीज ने, वो 2 तरह की करेक्शन हैं। पहली तो ये कि जो डेथ कम्युनिटी में हो रही हैं, वहां पे रेजिडेंशियल होम्स और नर्सिंग होम्स बोलते हैं उन प्लेसेस को जहां ओल्ड पीपल अपने ओल्ड एज में रहते हैं और उनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं वहां कम्युनिटी में देखी जाती है रादर देन हॉस्पिटल में देखी जाती है। तो एक तो वो डेथ उन्होंने अकाउंटेबल करी है। हमारे यहाँ उसका इक्विवेलेंट है होम हेल्थ केयर, और अब उसका इक्विवेलेंट है जो डेथ घरों में हो रही है। अब उन चीजों को मापना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जो घर में डेथ हुई वो कोरोना टेस्ट तो करवाने जाएंगे नहीं डेथ होने के बाद, तो उस चीज को कैसे पता लगाएगी। तो पहले भी मैं यहाँ पे ये कह चुका हूँ कि उसका तरीका ये है, एक चीज होती है जो दूसरी बात वो है एक्सेस डेथ। एक्सेस डेथ हम ये बोलते हैं कि आप पिछले 10 साल के आंकड़े ले लीजिए और इन महीनों के दौरान
पिछले 10 साल में हिंदुस्तान में या किसी भी एक प्रदेश में एवरेज कितनी डेथ्स हुई और आज एवरेज कितनी डेथ्स जो है वो हो रही हैं, जो आपको पता लगा जा सकता है कि कितनी क्रिमेशन हुई और कितने ब्यूरियल्स हुए, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी टोटल डेथ्स इस टाइम पे हुई हैं। और उनमें से आप उस नंबर को माइनस कर दीजिए जो पिछले 8 या 10 सालों का एवरेज है, तो आपको एक्सेस डेथ्स का आइडिया लग जाएगा। तो एक्सेस डेथ्स को अब कंट्रीज मानना शुरू कर गई हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि वो ज्यादा बेहतर मापदंड है स्प्रेड को समझने का। दूसरी बात इसमें ये आती है खास कि हम लोग टेस्ट बहुत कम कर रहे हैं। अब हम लोग टेस्ट बहुत कम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने शुरुआती तौर पर ये कहा कि अभी तक अगर 1 जून तक की मैं बात करूं तो आईसीएमआर ने बताया है कि 38 लाख से ज्यादा ही टेस्ट हुए हैं, और अभी पूरे देश की जनसंख्या की हम बात करें तो उसके मुताबिक तो ये कुछ भी नहीं है फिर। जी प्रिया जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आईसीएमआर ये भी कहती है कि अब हम 1 लाख टेस्ट पर डे कर रहे हैं तो भी ये बहुत स्लो स्पीड है। मैंने आप ही के चैनल पे पहले कहा है कि हमें कम से कम 5 लाख टेस्ट पर डे करने चाहिए। हम 2.5 महीने से ऊपर से हो गए हैं लड़ते हुए। अगर हमने 5 लाख टेस्ट पर डे किए होते तो लगभग आपके अभी तक आप देख लीजिए 4-4.5 करोड़ टेस्ट हो गए होते। तो इतने टेस्ट अब तक हो जाने चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो टेस्ट हुए हैं वो 10% हैं उस नंबर के जितने टेस्ट अब तक सरकार को कर देने चाहिए। अब अगर हम टेस्ट कम करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा किसको इन्फेक्शन है किसको इन्फेक्शन नहीं है। अगर पता ही नहीं चलेगा तो उन लोगों को जिनके बारे में पता नहीं है, अगर उनकी डेथ होती है तो हम उनको कोविड डेथ के अंदर रजिस्टर नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी इंटरलिंक्ड फैलेसी है। बिल्कुल, ये जो समस्या है और खासतौर पर ये जो दुविधा है, इससे तमाम लोग भी ये समझने में काफी मुश्किलें सह रहे हैं कि आखिर इसको किस तरह से समझा जाए। लेकिन बड़ी बात अपने आप में ये है कि जब लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, देखिए बीजेपी से भी इस वक्त नेता जुड़े हुए हमारे साथ दिनेश सिंह जी, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूं क्योंकि यहाँ पर मैं किसी एक सरकार पर कोई निशाना नहीं साध रही, कोई सवाल नहीं दाग रही, बल्कि मैं आम व्यक्ति के लिए सवाल करना चाहती हूं कि जो आम व्यक्ति बहुत ज्यादा डर गया है कि जून अंत में और जुलाई अंत में इतने ज्यादा केसेस अगर राजधानी में हो जाएंगे तो पूरे देश के लिए हम क्या समझे। तो उसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? कहीं फिर से तो लॉकडाउन नहीं करना पड़ जाएगा? प्रिया जी, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर बात करनी चाहिए। अगर बात आवश्यक है तो पार्टी विशेष से भी करनी चाहिए और सरकार विशेष से भी करना चाहिए। इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। सर, मैं बात की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके काम की बात कर रही हूँ। किसी की भी मैं बात कह रहा हूँ कि चाहे वो हमारी पार्टी हो, चाहे दूसरी पार्टी हो, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे दूसरी, क्योंकि ये मामला जो है जनहित से जुड़ा मामला है, लोगों के जानमाल से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए इसको सवाल होना चाहिए। मैं अगर अभी बात करूं, आपने जो ग्राफिक्स दिखाया, जो रिपोर्ट दिखाया, आज की तारीख में 24 घंटे के अंदर 9,985 डेथ पूरे हिंदुस्तान में हुई है, जिसमें हम दिल्ली की राजधानी की बात करें तो 1,366 मामले सिर्फ जो है वो जो केसेज आए हैं आज कोविड-19 से इफेक्टेड, वो दिल्ली में आए हैं, जिसमें 7 मौतें आज दिल्ली में हुई हैं। तो ये 24 घंटे के रिकॉर्ड है, तो निश्चित ये डरावना है। सर, रोजाना देश की राजधानी दिल्ली में अगर ये हाल है तो रोजाना लगभग कितने केस आ रहे हैं? बाकी जगहों का क्या हाल है? मेरा सिर्फ प्रिया जी ये कहना है, आपका जो मूल सवाल था, निश्चित तौर पर तैयारी करनी चाहिए थी। और कौन करेगा तैयारी सर? वही मैं बता रहा हूँ, मुझे 1 मिनट का वक्त दे दीजिए, 1 मिनट का वक्त दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि तैयारी, जिन राज्यों ने अपनी तैयारी ठीक से की, आज वहाँ हालात बहुत नियंत्रण में। सर देखिए, राज्यों की बात मत कीजिए, मैं राज्यों की बात नहीं कर रही। सर सुनिए, ठीक है दिनेश सिंह जी, देखिए यहाँ पर बातें घुमा फिरा कर मत कीजिए ना, अच्छा रहेगा। उनका क्या हाल होगा, यही तो सवाल था। मैं यही आपको जवाब दे रहा हूँ प्रिया जी। आप अपने ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं, मेरे सामने चल रहा है। आप फिर राज्यों पर आ गए। नहीं, मैं राजनीति से नहीं आ रहा प्रिया जी, मैं राज्यों की बात कर रही हूँ, आप फिर से राज्यों पर आ गए ना। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ ना, आपके ग्राफिक्स में बात कर रहा हूँ प्रिया जी, मैं आपके ग्राफिक्स में बात कर रहा हूँ। कहीं ना तो ग्राफिक्स में तो महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, दिल्ली भी है, तमिलनाडु भी है। बिल्कुल। मैं वही आप कह रहा हूँ कि अगर जिन राज्यों में संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है और कंट्रोल नहीं हो रहा है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन राज्यों से कहीं ना कहीं चूक हो ही रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये आंकड़े आप दिखा रहे हैं कि बिहार में 19,962 लोगों पर 1 डॉक्टर है, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं कि जहां मात्र 2,203 पर 1 डॉक्टर है,
तो कम से कम ये आंकड़ा दिल्ली में तो नहीं बढ़ना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि जो तैयारी दिल्ली सरकार को करनी चाहिए थी, वो तैयारी दिल्ली की सरकार ने नहीं की। सर, दिल्ली की सरकार ने दिनेश सिंह जी, समय रहते उपाय नहीं किया। दिनेश सिंह सिर्फ जी, मुख्यमंत्री जी टेलीविजन पर ठीक है। आकर दिनेश सिंह बयानबाजी जी, करते रहे, दिनेश सिंह जी, ट्रीटमेंट देते रहे और मैं- कहते रहे कि मेरी तैयारी मैं कुछ मुकम्मल कहना है। चाहती हूँ आज दिनेश सिंह दिल्ली जी। में ये हालात है प्रिया जी, आपकी आप बात दिल्ली- पूरी हो गई हो तो देखिए, मैं दिल्ली और केंद्र की बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज सर। दिनेश सिंह जी, बात को समझिए, मैं दिल्ली और केंद्र की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनता से जुड़े हुए सवालों की आज बात कर रही हूँ। जो जनता में डर पैदा हुआ है, उसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं, केंद्र की क्या तैयारियां हैं, ये तो बताइए जरा। जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां पर क्या तैयारियां हैं? मैं दिल्ली और केंद्र नहीं कर रही हूँ अभी। बिल्कुल केंद्र की तैयारी है। केंद्र ने जो एडवाइजरी, मैं यही आपसे पूछना चाह रही हूँ, दोबारा लॉकडाउन की नौबत आ रही है अब? आप तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन में नहीं मान रहे हैं, दिल्ली में भी नहीं मान रहे हैं, जबकि आप बता रहे हैं खुद से कि दिल्ली में हालात बिगड़ चुके हैं। चलिए मैं आपके पास वापस आऊंगी। इस वक्त देखिए, लोकेश भिवानी भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है लोकेश भिवानी जी, 5.5 लाख केस होने वाले हैं। आपने एलजी का जो फैसला था, जो उन्होंने कहा था, आपके फैसले को पलटते हुए कि सभी जो राज्यों से लोग आएंगे उनके इलाज वहां पर होने चाहिए, उसका तो आपने समर्थन कर दिया। लेकिन अब किस तरह की तैयारी आप करेंगे? क्योंकि दिल्ली की जो हद है वो पार हो चुकी है। दिल्ली में घर घर में लोगों को डर लग रहा है, घर घर में कोरोना मिल रहा है, और एक संख्या यहाँ पर नहीं है, एक घर में 16 मरीज, एक घर में 25 मरीज। उसके बावजूद सब कुछ खुला हुआ है। बाहर लोग जा तो रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि उनके परिवार का क्या होगा घर वापस आने के बाद। ऐसे में आप क्या करेंगे? जी प्रिया जी, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इससे पहले तक हमारी पूरी तैयारियां थी। जिस तरीके से मनीष जी ने बताया कि 30 जुलाई तक कितने केस होने वाले हैं पूरी दिल्ली में, उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियां की हुई थी। लेकिन एलजी साहब ने केंद्र के दबाव में आकर के हमारा फैसला पलटा है। और जब उस फैसले के बाद जब उनसे पूछा गया, मनीष जी ने पूछा कि तो आपकी इस पर राय क्या है, तो उन्होंने कहा कि कोई प्लानिंग नहीं है, देखेंगे जब नहीं, होगा। नहीं, देखिए, ये केंद्र का रवैया है दिल्ली के प्रति। लोकेश भिवानी जी, ऐसा ना हो, अब ऐसा ना हो, देखिए लोकेश भिवानी जी मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। अब ऐसा ना हो कि कहीं आने वाले दिनों में इलाज ही ना मिले दिल्ली वालों को और इसका ठीकरा आप सीधा फोड़ दें एलजी पर, ऐसा ना हो जाए कहीं? आप देखिए ना इसका ठीकरा किससे फूटना चाहिए। नहीं, अब ऐसा ना हो जाए। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में समस्या है। ये बीजेपी के ये ठान तो नहीं लिया है कहीं आपने? क्योंकि दिल्ली वालों को तो इलाज अभी भी बहुत जगह पर नहीं मिल रहा है। बहुत सारी बाइट्स आई हैं हमारे पास, जी समझ रहे हैं ना आप इस बात को? बहुत सारे लोगों को अभी भी इलाज नहीं मिल रहा है। जेटीबी अस्पताल की मैं बात करूं, इसके अलावा राजीव गांधी अस्पताल की मैं बात करूं, हालांकि जो आपका ऐप है वो बहुत सारे बेड्स दिखाता है। निजी अस्पतालों की ही मैं बात कर लूं, वो भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो, क्योंकि अभी से ही बेड्स नहीं मिल रहे, लेकिन आने वाले दिनों में अगर इलाज नहीं होता है तो ये कहीं ठान के नहीं बैठ गए हो आप कि आने वाले दिनों में तो भैया अब इन्हीं पर बात जाएगी, हमने तो अपना फैसला रख दिया था। तो बात नहीं जाएगी जी। हमारे जो जितने हॉस्पिटल आप अपनी तरफ से क्या कोशिशें कर रहे हैं? तरीके से तैयार हैं और उनमें इलाज होगा। उनके लिए हमने एक ऐप जारी की है जिससे आप बेड देख सकते हैं। हमने एक हेल्थ ऑफिसर हर हॉस्पिटल में बैठाया है, वो वेरीफाई करेगा चीजों को, उसके बाद वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज हो पाएगा। लेकिन मैं केंद्र से ये जो साथी कह रहे हैं कि दिल्ली 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 दिल्ली, कि सिर्फ दिल्ली में कोरोना है, ये घोटाले कर रहे हैं, पीपीटी किट में घोटाले कर रहे हैं, मास्क में घोटाले कर रहे हैं। देखिए, मैं केंद्र वर्सेस दिल्ली की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर बहस नहीं, पकड़े जा रहे हैं, बहस नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, मैं बहस की बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं केंद्र वर्सेस दिल्ली नहीं कर रही हूँ। लोकेश भिवानी जी, लोकेश भिवानी जी, लोकेश भिवानी जी, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल आप सुनिए। ये कहा गया है दिल्ली सरकार की ओर से, कल जो एसडीएम की बैठक हुई उसमें कहा गया है कि हम आने वाले दिनों में स्टेडियम्स में, होटल्स में और बहुत सारी जगह पर कोशिश करेंगे कोविड अस्पताल बनाए जाएं। उसकी तैयारी आपने शुरू कर दी है? जी बिल्कुल, इसकी तैयारी है। लेकिन इसके तैयारी के ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि केंद्र सरकार की तरफ से हमें कोई भी बजट नहीं दिया गया है। दिल्ली सरकार अपने सीमित संसाधनों के बावजूद ये तैयारियां कर रही है और दिल्ली सरकार अपनी अंतिम हद तक जा करके दिल्ली के लोगों की रक्षा करेगी कोरोना से जितना संभव हो पाएगा। लेकिन हमारा सवाल आज भी केंद्र से है कि यहाँ पर आप अपनी गंदी और तुच्छ राजनीति मत करिए और लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सहयोग कीजिए। अब मुझे देखिए, अभी तक भी जहां तक मेरी चर्चा पहुंची है वहां तक भी मुझे ऐसा लग रहा है कि केंद्र वर्सेस दिल्ली का जो पूरा मामला है वो खत्म नहीं हो रहा है। ऐसे में आप बाकी राज्यों के बारे में, ठीक है,
ठीक है, कोई भी नहीं खत्म करना चाहता है सर, क्योंकि हम अभी कहना बस चाहते हैं, कोशिश भारत यही हो में रही है, दोनों की चीजों का ही कोशिश अंतर यही है। हो रही है हमारे लोगों कि के किस लिए पर किस चीज का बैठ जाओ, ठीकरा हमारे फोड़ा लोगों के जाए। लिए कांग्रेस से बैठ भी देखिए, कांग्रेस से भी नेता जुड़े हुए हमारे साथ, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस से इस वक्त जुड़े हुए हमारे साथ फोन लाइन पर, हालांकि वो लाइव हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी, बड़ा सवाल ये है, जिन राज्यों में आपकी सरकार है, हालांकि राजस्थान इस वक्त बखूबी तारीफें बटोर रहा है क्योंकि वो बहुत अच्छा कर रहा है कोविड-19 से लड़ने के लिए, लेकिन बाकी राज्यों का क्या हो रहा है? महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, वहां पर भी क्योंकि मिलीजुली सरकार है, उसमें आपका भी दायित्व बनता है, वहां पर क्या हालात हैं? इसके अलावा पंजाब की मैं बात करूं, इसके अलावा और राज्यों की मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, तो आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए प्रिया जी, मैंने अभी आपके वक्तव्य के अंदर आपकी बात को भी बड़े ध्यान से सुना, जिन आंकड़ों को आपने दिखाया, और उसके साथ साथ जो और भी हमारे मित्र बैठे हैं उन सबकी बातों को सुना। लेकिन क्वेश्चन यहाँ क्या उठता है, देश की जनता ने एक प्रचंड बहुमत एक ऐसी सरकार को दिया जिसकी सरकार के नेतृत्व ने ये कह के देश को बोला कि मेरे होने से आपकी इन सब समस्याओं का समाधान मैं करूंगा। आज वक्त जब ऐसी बड़ी महाआपदा के रूप में आ गया, प्रकृति ने ऐसा आपदा दे दी, उसके ऊपर बड़ा दुर्भाग्य है कि वही नेतृत्व और वही सरकार आज इस देश को स्टेट वाइज बांटने पे खड़ी हो गई। उसने आमादा कर लिया इस बात को कि इस लड़ाई से मुझे नहीं लड़ना है, जब मुझे ताली और थाली और दिया और बत्ती जलानी है तो मुझे एक टाइम एक समय दे के पूरे देश को इकट्ठा करना है। लेकिन एक मिनट मेरी बात, तो मैं वापस आऊंगा आपकी बात पे, लेकिन ये वही वाली बातें कर रहे हैं ना, आप जो सुनी सुनाई बातें वही कर रहे हैं। आपको जब देश की जनता को इस कोरोना की बीमारी से इलाज करवाने की बात करनी है तो उसको स्टेट वाइज डाल देना है। कहीं सुनी बातें आप कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, मैंने आपसे पूछा सर, कांग्रेस के राज्यों में जहां पर कांग्रेस शासन है, इस वक्त कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, वहां पर क्या आप कर रहे हैं वो तो बता दीजिए। बाकी की सरकारों की बात तो आपने कर दी। अपने वक्तव्य में खुद जो बात बोली वो आपके सामने, खुद आपने राजस्थान की बात बोली कि राजस्थान की तैयारी बाकी राज्यों का क्या? कहीं बेहतर है। महाराष्ट्र में आपका जो दायित्व है वो कहीं से कहीं तक निभा रहे हैं आप। उसके अंदर देखिए तो हमारे मुख्यमंत्री पूरी तरीके से लड़के महाराष्ट्र में जो आपका दायित्व है उसको कहीं से कहीं तक निभा रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र के अंदर जरूर प्रॉब्लम आई है, महाराष्ट्र के अंदर उस पर पैनी नजर रखी हुई है क्योंकि वहाँ एक सिस्टम कवर करने में देरी रही, जो देरी पूरे हिंदुस्तान के अंदर सेंट्रल सरकार के कारण बनी। क्योंकि अगर यही लॉकडाउन करने से पहले इन प्रवासी मजदूरों को अगर टाइम से घर गंतव्य तक पहुंचा दिया होता तो आज ये कोरोना नीचे लेवल पे ना पहुंचा होता। कोरोना तब आया जब आपको पहले ट्वीट के बाद ट्रंप का स्वागत कर रहे थे। नहीं देखिए, मेरा जो यहाँ पर सीधा सीधा मोटिव है, आप तीनों को ही, तीनों जो पार्टी के प्रवक्ता हैं उनको जोड़ने का, जो नेता है उनको जोड़ने का, वो ये है कि आप तीनों का कोऑर्डिनेशन कहाँ है और जो देश की स्थिति है वो इस वक्त कहाँ है, वो सबसे बड़ी समस्या है। रोहित बयाना जी कुछ कहना चाह रहे थे। रोहित जी देखिए, देश के हिसाब से मैं आती हूँ चंद्रमोहन जी, मैं चंद्रमोहन जी आपके पास आती हूँ। चंद्रमोहन जी समर्थन चाहती है, हम साथ खड़े हैं, लेकिन अगर सरकार उसके बाद क्वेश्चन उठाती है तो फिर ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। रोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आती हूँ आपके पास। चंद्रमोहन जी मैं आपको फिर से वक्त दूंगी, रोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं इसी बीच। देखिए प्रिया जी, 2 या 3 बातें हैं जो हमारे तीनों पॉलिटिकल लीडरशिप के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अभी बोली हैं। दिनेश सिंह जी जो बीजेपी से हैं, उन्होंने कहा था कि हम स्टेट्स को वो कर रहे हैं, स्टेट ने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो पहली बात तो ये है कि ये स्टेट वर्सेस सेंटर का मुद्दा होना ही नहीं चाहिए था, ये एक नेशनल डिजास्टर का मुद्दा होना चाहिए था। हमारे यहाँ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है ही क्यों, अगर हम इसको नेशनल डिजास्टर की तरह ट्रीट नहीं कर रहे। और अगर हम नेशनल डिजास्टर की तरह ट्रीट करें तो इसकी हमारे को नेशनल प्लानिंग होनी चाहिए थी, एक नेशनल बोर्ड होना चाहिए था, जो मैंने सजेस्ट किया था डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, जिसमें सेंटर और सबके स्टेट्स और सेंटर बराबर की भागीदारी होती, बराबर की पार्टनरशिप में होती, किसी तरह का कोई एलियनेशन नहीं होता और किसी तरह का कोई पार्टी फ्रेगमेंटेशन नहीं होता। हम लोग सब कनाडा की तरह सारी पार्टियां एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ते। ये मेरा पहले दिन सुझाव था, लेकिन इसको इग्नोर कर दिया गया, या यूं कहिए कि इसको मानने से रिफ्यूज कर दिया गया। तो दूसरी बात इसमें दिनेश सिंह जी ने कही कि दिल्ली का मुद्दा है, दिल्ली में केसेस ज्यादा हैं। मैं दिनेश सिंह जी को पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, अगर वो मुझे अलाउ करें तो। मैं इस टाइम गुड़गांव में हूँ। गुड़गांव हरियाणा की सरकार, बीजेपी की अपनी सरकार है।
मेरी सोसाइटी में 7 वाले टावर में कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ था, जिसको मैंने खुद क्लिनिकली डायग्नोज किया और उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप कोरोना का टेस्ट करवाइए। तो उन्होंने करवाया तो कोरोना पॉजिटिव निकला उनका, और उसके बाद मैं उनके टच में रहा, उनके और उनकी फैमिली के, और मैं बार बार उनसे पूछता रहा। पहली बात तो मेरे खुद डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ में डायरेक्टली बात करने के बावजूद किसी तरह का कोई एक्शन हरियाणा गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं लिया। 2 दिन बाद तो उनके पास लोकल कार्यकर्ता आए पूछने के लिए कि जी कौन है जो पॉजिटिव है। पहली बात तो ये, उन्होंने किसी तरह की कोई कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं की, किसी तरह के कोई एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स को ट्रेस करने की सोसाइटी में कोशिश नहीं की। अगर सोसाइटी में 1 या 2 सिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव केस हैं और अगर 15 एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हैं, तो आपको तो पता ही नहीं कि उन 15 में से अगर 2 या 4 लोग 1 हफ्ते के बाद सिम्प्टोमेटिक हो जाएंगे तो आपको कितने बेड की जरूरत है, आपको यही नहीं पता। तो ये दिनेश सिंह जी का सवाल का जवाब है कि क्यों बाकी। और रोहित जी, ये आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं ये बहुत जगह पर देखा जा रहा है। टेस्टिंग को लेकर तो बहुत सवाल उठ रहे हैं। दिनेश सिंह जी हो, चाहे मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बात करूं, मैं कांग्रेस के नेता की बात करूं, यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो अच्छा है वो मेरा है और जो गलत है उससे बिल्कुल एक तरफा हो जाए, ये तो बहुत गलत है। हालांकि दिनेश सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दिनेश जी, लोगों को नहीं टोकते तो मुझे समय बता दीजिए, मुझे 30 सेकंड बोलना है, 1 मिनट बोलना है, मैं अपनी बात थोड़ा कंप्लीट कर लूँ ना, जो मैं जो कहना चाहता हूँ। मैं सुनता हूँ 3 लोगों को, तो कृपया करके मुझे 1 मिनट का आप वक्त दीजिए। जी दिनेश जी, सही बात बोलेंगे तो मैं जरूर सही बात बोलेंगे तो मैं वक्त जरूर दूंगी। आप रहने दीजिए, फिर मैं नहीं बोलता हूँ। कहिए। नहीं दिनेश जी, आप कहिए बात। ऐसा नहीं होता प्रिया जी, मैं देख रहा हूँ। अगर आपको मुझसे मेरी बात लेनी है तो मुझे भी आप सुन लीजिए 1 मिनट तक। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आपने जो कहा वो सुना, आपसे सवाल भी किए, उसके सीधे जवाब भी मांगे। दिनेश जी, अब आप बोलना चाहेंगे? ये अगर आप मुझे इजाजत देंगे जरूर। ठीक है, लीजिए इजाजत, बोलिए जल्दी। देखिए, अभी जो बात कर रहे थे, चाहे भयाना जी कर रहे थे, चाहे लोकेश जी कर रहे थे, हमारे जो कांग्रेस के साथी कर रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात थी। मैं कह रहा हूं कि जो जिसकी बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब रोहित जी कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार ने जो कोई भी नियम कानून लागू किया, पूरे देश के लिए एक नियम कानून बनाया। आप कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं सोनिया गांधी कि इस समय कोविड के समय में कोई पेपर या टीवी में एडवर्टीजमेंट ना दिया जाए। उनकी सरकारों ने उनकी बात को सुना, आम आदमी पार्टी ने बात सुना, 10-10 मिनट का एडवर्टीजमेंट, पूरे पेज का एडवर्टीजमेंट। ठीक है लोकेश जी, चैनल पर कहता हूँ, दिल्ली की सरकार की तरफ से जो टोल फ्री नंबर कोविड के लिए जारी है, दिनेश सिंह जी, को मिलाकर करिए। फिर वही बात हो रही है ना, ये जांच करवानी है, क्या परिणाम? फिर से वही बात हो रही है। सुन लीजिए, मैं उदाहरण देता हूँ। जल्दी पूरा कीजिए, वक्त की कमी हमारे पास। आज उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में जांच की व्यवस्था है। आज उत्तर प्रदेश में 1 लाख बेड की आज उत्तर प्रदेश सारे जिलों में है। उत्तर प्रदेश में 50 वेंटिलेटर है। मुझे बता दीजिए लोकेश जी, यहाँ पर कोई मेला नहीं चल रहा है, तालियां बजा रहे हैं आप। कोविड हॉस्पिटल बनाए, आप आइए, डिस्कशन चल रहा है ये लोकेश जी। सरकार ने, केजरीवाल जी ने, प्रधानमंत्री। अरे दिनेश सिंह जी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बात छोड़ दीजिए, मैं तो सभी नेताओं से कह रही हूँ कि दूसरी पार्टियों की बात छोड़ दीजिए। सबसे पहली बात तो आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में टेस्ट हो रहे हैं, यही मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि लैब्स तो है नहीं, लैब्स तो कुल 700 से ज्यादा जिले हैं, उनमें से कितने जिलों में टेस्टिंग लैब है, ये आंकड़ा आपके पास शायद नहीं है। उनमें से सिर्फ 200 करीब जिले होंगे जहां पर टेस्टिंग लैब होगी, और आपने कहा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में टेस्टिंग हो रही है। चलिए ठीक है, मैं कोई बहस नहीं करना चाहती। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, समय की हमारे पास कमी है। दिनेश सिंह जी आपका भी शुक्रिया, लोकेश भिवानी जी आपका भी शुक्रिया, रोहित भयाना जी आप हमारे साथ जुड़े इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं और अपने तमाम खास तौर पर जो बातें आपने बताई हैं, जो आपने आंकड़े बताए हैं, किस हिसाब से आगे काम करने की आवश्यकता है, उसी को लेकर हम आज चर्चा कर रहे थे। क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि जब जन जन में डर पैदा हो गया है, सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश की अगर हम बात करें, तो लोग ये जानते हैं कि आने वाले दिनों में हालात कैसे होने वाले हैं। ऐसे में उनको अपने परिवार की चिंता सताने लगी है, लेकिन पार्टियों को कहां चिंता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पार्टियां क्या कर रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हमने पिछले दिनों क्या किया और हम आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन कोई भी पार्टी इस चीज को ना समझते हुए सिर्फ एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ती हुई नजर आ रही है। ये आपने पूरी चर्चा में भी देखा, लेकिन इसके साथ साथ हमने आपको दिखाया
दिखाया कि रोहित भैयाना जी जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य को लेकर फिलहाल हालात क्या बने हुए हैं और आने वाले दिनों में हालात क्या बनेंगे, जिसको लेकर हमें काम करना होगा। वो काम फिलहाल नहीं हो रहा है। फिलहाल आपको अपना ध्यान रखना होगा, अपने आप को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त है कोरोना से बचने के लिए। फिलहाल चलिए चर्चा में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।